स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के भूगोल से जुड़े कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं और जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में राजनीति, इतिहास या फिर भारत की सबसे बड़ी आबादी, यही सब ख्याल आते हैं। लेकिन आज हमारा मिशन इन नक्शों, इन आंकड़ों और रिपोर्टों के पीछे छुपी उस कहानी को सामने लाना है जो बताती है कि कैसे ये राज्य चुपचाप भारत का एक बहुत बड़ा वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनता जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। उत्तर प्रदेश एक तरह से विरोधाभासों की भूमि है। एक तरफ घनी आबादी और तेजी से होता शहरीकरण है, तो दूसरी तरफ तराई के विशाल जंगल, प्राचीन नदियां और उनमें बसने वाले दुर्लभ जीव हैं। आज की हमारी चर्चा इसी संतुलन और संघर्ष की कहानी है कि कैसे इस राज्य ने अपनी पारिस्थितिक समृद्धि को बचाए रखा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं तराई के गौरव से दुधवा टाइगर रिजर्व। ये नाम सुनते ही बाघों की तस्वीर जहन में आती है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये लखीमपुर खीरी में है, भारत नेपाल की सीमा पर। लेकिन ये सिर्फ एक पार्क नहीं है ना, इसकी जो बनावट है वो इससे कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल, दुधवा को एक इकाई के रूप में देखना उसकी पूरी तस्वीर को नहीं समझना है। यह असल में 3 अलग-अलग संरक्षित क्षेत्रों का एक महासंघ है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। पहला तो है दुधवा नेशनल पार्क, जो इसका कोर एरिया है। अच्छा। दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार और तीसरा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा और विविध परिदृश्य एक लैंडस्केप बनाते हैं जो बाघों के साथ साथ अनगिनत दूसरी प्रजातियों के लिए भी जरूरी है। इन सोर्सेज को पढ़ते हुए एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। हम दुधवा को बाघों के लिए जानते हैं, लेकिन 1984 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसका ताल्लुक गैंडों से है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे को फिर से बसाया गया था। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होगी। हाँ, ये संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर था। उस समय तक आप देखिए, गैंडे इस इलाके से पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। असम और नेपाल से गैंडों को लाकर यहाँ फिर से बसाना एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं जोखिम भरा प्रयोग था। और वो सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा। और ये सफलता सिर्फ दुधवा के लिए नहीं है, ये भारत की रीवाइल्डिंग नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन गई। यहाँ से जो सबक सीखे गए वो अब असम और पश्चिम बंगाल में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है कि संख्या बढ़ गई, लेकिन क्या सिर्फ संख्या बढ़ाना ही सफलता है? मेरा मतलब है, किसी भी रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम में जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता एक बड़ी चुनौती होती है। क्या दुधवा में इस पर भी ध्यान दिया गया ताकि एक स्वस्थ आबादी तैयार हो सके? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआती सफलता के बाद यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। दुधवा के प्रबंधक लगातार इस पर काम कर रहे हैं। भविष्य में दूसरी जगहों से और गैंडों को लाकर यहाँ के जीन पूल में विविधता लाने की योजनाएं हैं। ये दिखाता है कि संरक्षण एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और हाँ, दुधवा सिर्फ बाघों और गैंडों का घर नहीं है। ये बारहसिंगा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का भी घर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुधवा के इस महासंघ की बात करते हुए आपने कतरनिया घाट का जिक्र किया। हमारे सोर्सेज इसे दुर्लभ जीवों का घर कहते हैं और वजह भी साफ है। यहाँ ताजे पानी में रहने वाली गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों एक साथ दिखते हैं। ये एक असाधारण बात है क्योंकि दोनों ही प्रजातियां बहुत संकट में हैं। और इसका कारण है कतरनिया घाट की भौगोलिक स्थिति। बहराइच में स्थित ये अभयारण्य सिर्फ एक सुरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। जीवन रेखा कैसे? ये भारत के दुधवा को नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण गलियारा है, एक कॉरिडोर है। देखिए, वन्यजीव देशों की सीमाएं नहीं जानते। बाघ, हाथी और दूसरे बड़े जानवरों को घूमने और अपना वंश बढ़ाने के लिए बड़े इलाकों की जरूरत होती है। ये गलियारा उनके इस प्राकृतिक आवागमन को सुनिश्चित करता है, जिससे जेनेटिक आइसोलेशन का खतरा कम होता है। और इस गलियारे की धड़कन है गेरुआ नदी। सोर्स में लिखा है कि ये नदी इस पूरे इकोसिस्टम की जान है। बिल्कुल, गेरुआ नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर है और बहुत तेज बहता है, जो घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए एक आदर्श आवास बनाता है। जब तक ये नदी और ये गलियारा सुरक्षित है, तब तक इस पूरे क्षेत्र का वन्य जीवन फलता फूलता रहेगा।
लेकिन इस पर खतरा भी होगा, जैसे कि इंसानी दखल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है, इन गलियारों को संकरा होने से बचाना। कतरनिया घाट में घड़ियाल और डॉल्फिन का होना हमें नदियों के स्वास्थ्य की कहानी बताता है। और अगर भारत में स्वस्थ नदियों की कोई मिसाल है तो हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो चंबल है। यहाँ के आंकड़े तो मतलब अविश्वसनीय है। 2025 में घड़ियालों की संख्या 2026 तक पहुंच गई, जो 1975 के बाद सबसे ज्यादा है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ क्योंकि चंबल आज भी भारत की सबसे साफ और अविरल बहने वाली नदियों में से एक है। इसमें कोई बड़े शहर का नाला नहीं गिरता, इस पर कोई बहुत बड़े बांध नहीं बने हैं, और इसके रेतीले किनारे घड़ियालों को अंडे देने के लिए परफेक्ट जगह देते होंगे। बिल्कुल सही। ये हमें एक सीधी और सरल सच्चाई सिखाता है। अगर आप नदी को उसका प्राकृतिक स्वरूप लौटा दें तो प्रकृति खुद को ठीक कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। जब हम दिल्ली में यमुना या कानपुर में गंगा की हालत देखते हैं तो लगता है कि नदियां शायद कभी साफ हो ही नहीं सकती। क्या चंबल का ये मॉडल कहीं और भी लागू किया जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बहुत मुश्किल है। चंबल की सफलता का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये बीहड़ इलाका है, जहां औद्योगिक विकास कम हुआ। सही बात है। यमुना या गंगा के किनारे बड़े बड़े शहर और फैक्ट्रियां हैं, लेकिन चंबल ये साबित करता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और प्रदूषण को सख्ती से नियंत्रित किया जाए तो नतीजा मिल सकता है। और सिर्फ घड़ियाल ही नहीं, सोर्स में तो मगरमच्छों की संख्या का भी जिक्र है। हाँ, मगरमच्छों की संख्या भी 869 तक पहुंच गई है। ये पूरा इकोसिस्टम वापस जी उठा है। पानी की बात हो गई तो अब जरा उन जगहों पर आते हैं जहां पानी और जमीन मिलते हैं, यानी आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, रामसर साइट्स। हमारे पास 2026 का एक अपडेट है जिसमें एक नया नाम जुड़ा है, पटना पक्षी विहार। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि नाम से धोखा हो सकता है। ये बिहार की राजधानी वाला पटना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में स्थित है। और दूसरी बात, इसका आकार। ये सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर? ये तो बहुत ही छोटा है। फिर इसे रामसर साइट जैसा इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा क्यों मिला? यही तो आर्द्र भूमियों की खासियत है। रामसर कन्वेंशन एक तरह से वेटलैंड्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग जैसा है। ये दर्जा आकार नहीं बल्कि पारिस्थितिक महत्व को देखता है। अच्छा। पटना पक्षी विहार भले ही छोटा हो, लेकिन ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर पड़ता है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टॉपओवर है। मतलब साइबेरिया से आने वाले पक्षियों के लिए एक होटल जैसा। हाँ, एक तरह से वही। हजारों पक्षी यहाँ सर्दियों में रुकते हैं। इसका रामसर साइट बनना ये सुनिश्चित करता है कि इसके संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाएगा, फंड मिलेगा और इसे किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं किया जा सकेगा। और इस नए जुड़ाव के साथ भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। हाँ, जो हमारे देश की जैव विविधता के प्रति वैश्विक जिम्मेदारी को दिखाता है। पक्षी विहारों की बात चल रही है तो एक और दिलचस्प चीज सोर्सेज में मिली। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका एक गहरा सांकेतिक मतलब है। नवाबगंज, जो उन्नाव में है, 1984 में स्थापित उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखना संरक्षण को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने की कोशिश है। अच्छा, ये एक अच्छा नजरिया है। ये लोगों को ये संदेश देता है कि जैसे हम अपने ऐतिहासिक नायकों का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें अपनी प्राकृतिक विरासत का भी सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। बिल्कुल। अब जरा इन संरक्षित क्षेत्रों के आकार पर आते हैं। यहाँ 2 एक्सट्रीम उदाहरण हैं। एक तरफ है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये तो मतलब दिल्ली जैसे शहर से भी बड़ा है। और दूसरी तरफ है ललितपुर का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो सिर्फ 5.4 वर्ग किलोमीटर का है। इतना बड़ा अंतर क्यों? यह अंतर हमें भारत में संरक्षण की सोच के विकास को दिखाता है। हस्तिनापुर जैसे विशाल अभयारण्य जो मेरठ, बिजनौर, हापुड़ तक फैले हैं, वो इकोसिस्टम बेस्ड संरक्षण का उदाहरण है। मतलब किसी एक जानवर को नहीं, पूरे इलाके को बचाना। बिल्कुल। यहाँ मकसद सिर्फ किसी एक जानवर को बचाना नहीं, बल्कि पूरे गंगा के मैदानी इकोसिस्टम, उसके घास के मैदानों, जंगलों और दलदली भूमि को बचाना है। और महावीर स्वामी जैसे छोटे अभयारण्य, उनका क्या उद्देश्य होता है? वो
प्रजाति विशिष्ट या आवास विशिष्ट संरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हो सकता है वहां कोई खास तरह का पौधा, कोई दुर्लभ पक्षी या कोई विशेष प्रकार का जंगल हो जिसे बचाने की जरूरत है। महावीर स्वामी जैसे अभयारण्य ये साबित करते हैं कि संरक्षण के लिए हमेशा हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन की जरूरत नहीं होती। आकार के अलावा इन अभयारण्यों की उम्र भी एक कहानी कहती है। हस्तिनापुर आज की जरूरतों को दिखाता है, लेकिन संरक्षण का इतिहास चंद्रौली के चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार से शुरू होता है, जिसे 1957 में बनाया गया था। बिल्कुल, ये तो आजादी के बस 10 साल बाद की बात है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि संरक्षण की सोच आजाद भारत में कितनी जल्दी शुरू हो गई थी। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार था। ये विंध्य की पहाड़ियों में छिपा एक खजाना है, जहां राजदरी और देवदरी जैसे खूबसूरत झरने भी हैं। अच्छा, ये उस दौर की सोच को दर्शाता है जब संरक्षण का मतलब प्रकृति की खूबसूरती को बचाना भी था। यहाँ एक और अनोखी चीज का जिक्र है, संजीवनी फर्न। क्या ये वही संजीवनी बूटी है जिसका जिक्र रामायण में है? लोक कथाओं में तो इसे वही माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इसकी खासियत ये है कि ये सूखकर एकदम बेजान हो जाती है, लेकिन पानी की कुछ बूंदें पड़ते ही फिर से हरी भरी हो जाती है। अरे वाह! यह इस क्षेत्र के अद्भुत वानस्पतिक महत्व को भी रेखांकित करता है। संरक्षण सिर्फ बड़े जानवरों का नहीं होता, ऐसे दुर्लभ पौधों का भी होता है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीवन में एक और अनूठा अध्याय है, इटावा की बब्बर शेर सफारी। गुजरात के गिर के बाहर एशियाई शेरों का एक ब्रीडिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश में ये विचार ही अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, और इसकी प्रेरणा इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी पार्क से ली गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट, ये चिड़ियाघर नहीं है। इसे एक कंजर्वेशन, ब्रीडिंग सेंटर और जीन बैंक के रूप में समझना चाहिए। जीन बैंक? हाँ, एशियाई शेरों की पूरी आबादी गुजरात के गिर में केंद्रित है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। अगर वहां कोई बीमारी फैल जाए तो पूरी प्रजाति खतरे में आ सकती है। तो इटावा सफारी एक तरह से एक बैकअप प्लान है। बिल्कुल, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ शेरों को एक सुरक्षित और अर्ध प्राकृतिक माहौल में पाला जाता है ताकि उनकी आबादी बढ़े और एक स्वस्थ जीन पूल बना रहे। और यहाँ सिर्फ शेर ही नहीं है? नहीं, इसके साथ ही यहाँ डियर सफारी और बेयर सफारी भी हैं, जो इसे एक समग्र वन्यजीव अनुभव केंद्र बनाता है, जहाँ मनोरंजन के साथ साथ संरक्षण की शिक्षा भी दी जाती है। तो हमने दुधवा के विशाल जंगलों से लेकर चंबल की साफ नदी तक और हस्तिनापुर के बड़े इकोसिस्टम से लेकर चंद्रप्रभा के ऐतिहासिक महत्व तक का सफर किया। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ आबादी और राजनीति तक सीमित नहीं है। यहाँ संरक्षण की एक गहरी और विविध विरासत है। सही कहा। और इन सभी जगहों और उनके जिलों को याद रखना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। जैसे आपने चंद्रप्रभा की बात की, जो चंदौली में है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है चंद्रमा की चांदनी। चंद्रमा से चंद्रप्रभा और चांदनी से चंदौली। बिल्कुल, ये छोटी छोटी ट्रिक्स दिमाग में जगहों और उनके नामों के बीच एक कनेक्शन बना देती हैं। या जैसे सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, तो आप सोच सकते हैं सांड को हर दो। हाँ, ये वाकई जानकारी को मजेदार बनाने का एक अच्छा तरीका है। आज की हमारी ये चर्चा उत्तर प्रदेश के उस पहलू को सामने लाई है जो अक्सर नक्शों और रिपोर्टों में छिपा रह जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद जगाती है और साथ ही ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर भी करती है। जैसे जैसे राज्य का विकास और शहरीकरण तेज हो रहा है, इन प्राकृतिक खजानों, इन वन्यजीव गलियारों को भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। जब अगली बार उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा जाए तो राजनीति और इतिहास से परे इसके जंगलों, नदियों और उनमें बसने वाले जीवों के भविष्य के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।